हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग अपनी जो लेक्चर देख रहे थे जो बेसिक स्ट्रक्चर आधारित संरचना वाला, उसका हमें आगे देखेंगे। विद्युत वाला क्षेत्र हमने पूरा कवर कर लिया था। उसमें प्रॉब्लम क्या है विद्युत क्षेत्र में, पावर सेक्टर में, ठीक है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, हमें लगता है कि जो बहुत से लोग जो देख रहे होंगे उनको खुद ही पता होगा। अब बस क्या करना है, अगर पेपर इन सब में आता है तो बस अपनी जो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, ठीक है, कि भाई अच्छा विद्युत की कटौती बहुत हो रही है, वोल्टेज लो रह रहा है, ठीक है, आपके क्षेत्र पे विद्युत की चोरी बहुत हो रही है, बस वही सब चीज़ें लिखनी है विद्युत क्षेत्र की समस्याएं। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि भारत में बिजली क्षेत्र में के समक्ष आज भी कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं। भारत की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता, देखिए डेटा पुराना है लेकिन हम लोग समझते हैं, कह रहे हैं कि भाई जो वर्तमान में बिजली उत्पादन की क्षमता है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत कम है। ठीक है, आप देखेंगे कि क्या, अगर भाई प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार कम है कि जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सी, मतलब कि हमें लगता है कि काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप मतलब 24 घंटे बिजली प्राप्त नहीं करते होंगे। बहुत सी जगह ऐसी है कि अभी आपने सुना होगा कि न्यूज़ में आती रहती है कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे बिजली पहुँची है। ठीक है, तो अभी भी हमारे यहाँ बिजली उत्पादन और बिजली की क्षमता या पर्याप्त जो बिजली होनी चाहिए, जिसे एक अनुपात आता है कि प्रति व्यक्ति बिजली अनुपात, ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, प्लस अभी इससे गर्मियाँ आती हैं। गर्मी में क्या होता है, बहुत सारी एसी कूलर हर चीज़ की डिमांड बढ़ी, तो आप देखेंगे उस टाइम बिजली की कटौती भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए सरकार को क्या चाहिए भाई, विद्युत उत्पादन क्षमता अपनी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, साथ ही में अभी हम लोगों ने ऊपर वाले पिछले वाले लेक्चर में देखा कि भाई हमें परमाणु जो संयंत्र द्वारा बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो कंपैरिजन टू कोयला एनर्जी से सस्टेनेबल है, मतलब पर्यावरण हितैषी है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है। और प्लस ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लस बिजली अगर मान ली उत्पादन हो भी रहा है या सही मात्रा में, क्या हो रहा है कि वो वितरित नहीं हो पा रही लोगों में। ठीक है, बीच में आप देखेंगे क्या है कि बिजली चोरी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में व्याप्त है। ठीक है, लोग देखें तार जाता बीच में, कटिया थुड़िया तार लगा के अपने यहाँ बिजली ले लेते हैं, तो उसको रोकने की एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो अभी इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई। प्लस विद्युत क्षेत्र में देखेंगे शहरों को छोड़ के आप देखेंगे कि गाँव में, या आप कह सकते हैं कि बस कुछ ही जगह है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी है। ठीक है, हर जगह सरकार की भागीदारी है, और सरकार की वजह से वो जिस क्वालिटी है चीज़ों की, ठीक है, कि भाई उचित मात्रा में आपको क्या हो कि बिजली की रेट हो, प्लस अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपको 24 आवर्स बिजली मिले, प्लस उसका वोल्टेज सही हो, साथ में क्या है कि जो बिजली का नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके। तो ये सब समस्याएं अभी भी हैं। वही अनुचित कीमतें और कार्य विद्वानों का मत है किसानों को विद्युत का वितरण ही नुकसान का प्रमुख कारण है। अनेक क्षेत्रों में बिजली चोरी, जिससे राज्य में विद्युत निगमों की वही बात होगी, विद्युत चोरी है। प्लस कहना है कि बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की, वही है जो हमने डिस्कस किया कि कम क्षेत्र है भारत में, अधिकांश वही बिजली गुल मतलब कि कम आती है बिजली इन सब की। और कह रहा है कि कच्चे माल और कोयले की, अब देखिए अभी अभी कभी कभी न्यूज़ आती है कि भाई दिल्ली में या फिर यूपी में, इंडिया में क्या होता है कि अब भाई बिजली नहीं आएगी। अभी हाल ही में एक अफवाह फैली थी कि अब बिजली बंद होने वाली, क्यों, क्योंकि कोयले की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, कि इंडिया में अब कोयला ख़त्म होने वाला तो बिजली का बहुत ही कम आएगी। ऐसे तो ऐसी जो समस्याएं हैं सबको दूर करना चाहिए। अभी भी ये समस्याएं बनी हुई हैं हमारे पास। प्लस जनसंख्या वृद्धि हो रही तो बिजली की मात्रा भी या डिमांड भी बढ़ रही, तो उस हिसाब से हमें आगे के लिए बेहतर सोचना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके क्षेत्र में क्या है कि अगर आप आंसर लिखेंगे बिजली से संबंधित आ गया, तो आप बस जिस एरिया में रहते हैं ना, बेसिकली देखिए बेसिक चीज़ें तो आपको पता चल गई, प्लस अगर ऐड ऑन करना चाहें तो आपके एरिया या क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं वो भी आप उसमें ऐड ऑन करके सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे बिजली की खपत को कम करने के लिए आपने देखा होगा कि सरकार ने एक उज्ज्वला नहीं, एक उजाला योजना करके आई थी। ठीक है, उजाला क्या था, शायद उजाला ही नाम, हाँ। इसमें क्या था कि आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ वो पीले कलर वाले जो 100 वाट 200 वाट ऐसे बल्ब आते थे। अब क्या हो गया, CFL। ठीक है, CFL आने से क्या हुआ, हमारे यहाँ बिजली की खपत क्योंकि क्या हुई, थोड़ी सी कम हो गई है। और प्लस प्रकाश उतना ही रहता है, बिजली की खपत कम हो गई तो पर्यावरण, मतलब डायरेक्ट लिंक है ना, कि खपत कम हुई तो पर्यावरण हितैषी भी है, बिजली की बचत है। जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पे भी उसका फ्लो बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सुधार हुई हैं। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य संबंधित क्या है,
अब देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात करेंगे, आधारित संरचना वाली। तो स्वास्थ्य कह रहे हैं कि स्वास्थ्य से हमारा मतलब केवल बीमारियों का ना होना ही नहीं है, बल्कि ये अपनी कार्य क्षमता, हम लोग पिछले देखे थे ना कि अगर कोई आदमी बीमार होता है तो पूरी इकोनॉमी में कैसे वो इफेक्ट डालती है, क्योंकि जो मजदूर है, जो कार्य कर रहा है, या फिर जो भी एम्प्लॉई है, क्या अगर स्वस्थ नहीं है तो वो अपना फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो किसी भी सुख समृद्धि का मापन स्वस्थ राष्ट्र की समग्र समृद्धि विकास से जुड़ी एक पूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, कहना है कि किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य मापन कैसे किया जाता है कि भाई स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। तो आमतौर पर विद्वानों लोगों ने स्वास्थ्य का निर्धारण कैसे, जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, हमारे यहाँ संक्रमण का या संक्रमण रोगों की घटनाओं का, ये जो डाटा आते रहते हैं, इस आधार पर किसी राष्ट्र का क्या स्वास्थ्य मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है हेल्थ का। स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं के विकास में किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वस्थ जनशक्ति क्या है, सुनिश्चित करती है। अब देखिए सरकार की, बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को स्वस्थ जीवन आधार क्या है उपलब्ध कराए। अभी देखिए स्वस्थ जीवन आधार क्या होगा, अब बेसिक स्ट्रक्चर स्वास्थ्य आधारित जो संरचनाओं में क्या होगा, अस्पताल होना चाहिए, डॉक्टर, नर्स, अन्य चिकित्सीय बेड, अस्पताल। अब इसमें क्या है, उपकरण हो गए, दवाएँ शामिल है। अब सिंपल सी चीज़ है कि इसमें ये कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य में ये उपलब्ध होनी चाहिए। आपने देखा होगा, इसमें आप डाटा और मेंशन कर सकते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ जो प्रति लाख मरीज़ पे, ठीक है, प्रति लाख मरीज़ पे कितनी डॉक्टर होनी चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितने वेंटिलेटर होने चाहिए, बेड होने चाहिए, इस मात्रा में हमारा अभी देश काफ़ी पीछे है। मतलब ये जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे बहुत हम पीछे हैं अभी। तो एक ये समस्या, अभी कोविड में आपने देखा ही है कि भाई एक बैग चीज़ें जब आई तो हमारे पास उतने वेंटिलेटर, बेड और ये सब सुविधाएं काफ़ी कम पड़ गई थी। हाँ, अब इसमें ये भी लिखना कि सरकार ने इस क्षेत्र में जो जो सुधार कार्य किए आप उसको भी मेंशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है, जगह जगह पे जो है आप आयुष जो क्या नाम है, जन औषधि केंद्र खोली जा रही है, तो जिससे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में एक उचित दर पे लोगों को क्या दवाएं मिल सके। अब कह रहे हैं कि बस खोल देना आवश्यक नहीं है, जैसे कि भाई प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र खोल देना आवश्यक नहीं है, यह है कि लोगों को उस सुविधाओं तक पहुंचाना कि भाई लोगों को पता हो कि यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है, हो सकता है कि आयुष्मान कार्ड का अगर सरकार प्रचार नहीं करती तो सरकार लॉन्च करती, और बहुत ही लोगों को पता नहीं होता भाई आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम फ्री में इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि खोलना प्लस जनता तक लोग उस चीज़ को पहुँचाना एक बहुत बड़ी क्या है ज़रूरत है स्वास्थ्य क्षेत्र में। अब कह रहे हैं कि कोई भी कोई निवारक क्योंकि उसकी कीमत अदा नहीं कर पाता। अब कह रहे हैं कि भाई बहुत अगर महंगी दवाई हैं, ठीक है, अब जैसे कि इन सब को दूर करने के लिए, इसमें चीज़ें पुरानी है लेकिन हमें नए डाटा के हिसाब से लिखना पड़ेगा कि भाई इतनी भी चीज़ें महंगी ना हो। अभी आपने सुना होगा कई बीमारियों के क्या होते हैं, लाखों रुपए के आ जाते हैं कि उसके एक इंजेक्शन, इन सब पे। तो क्या करना है कि मैं कहना कि ये समस्याएं पैसे को लेके या फिर सुविधाओं को लेके हमारे देश में व्याप्त हैं, लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र में क्या क्या किया, सरकार में जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है। ठीक है, अब जैसे जो कीमत अदा नहीं कर पाते तो उनको फ्री में इलाज करने के लिए 5 लाख रुपए प्रति फैमिली दी गई। तो एक ये, प्लस जन औषधि केंद्र है, वहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं। तो क्या होता है कि जो मार्केट में आपको 200-250 रुपये की दवा मिलती है, यहाँ पे 20-25 रुपये में मिल जाती। तो इस क्षेत्र में ये सुधार कार्य हुए हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं की स्थिति करें कि सरकार पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाओं तथा जहरीली पदार्थ, चिकित्सा, व्यवसाय, जन्म दर, मृत्यु दर संबंधी आंकड़े व मानसिक अक्षमता और पागलपन जैसे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों को विनियमित और निर्देशित करे। ठीक है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य में एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परिषद की सहायता से विस्तृत नीतियाँ एवं योजनाएं विकसित करती है। ठीक है, इसमें सिंपल से कहना है कि भाई सरकार की जो ऊपर हम लोग इन सब की बीमारियों से संबंधित क्या है चीज़ों की, ये संवैधानिक जिम्मेदारी की लोगों को देखभाल करे, उससे संबंधित रणनीतियाँ बनाए, अपने मंत्रालय द्वारा उसका डाटा जारी करे। ये सब सरकार की क्या संवैधानिक जिम्मेदारी है। सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों, प्रदेशी वही की सहायता प्रदान करे, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए। अगर किसी स्टेट में कोई ज़्यादा समस्या तो स्टेट को उपलब्ध करवाए, पूरे देश में है तो देश की रणनीतियाँ बने, पॉलिसी जारी हों। इस सबसे समझ क्या सरकार की है। पिछले वर्षों में कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि भाई गाँव क्षेत्र में आप देखेंगे कंपेरिजन टू शहरी क्षेत्रों, गाँव क्षेत्रों में अभी स्वास्थ्य या कहते हैं स्वास्थ्य जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए अस्पतालों की और जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का, वो काफ़ी कम है।
तो उसमें कहना है कि भाई उसमें सुधार होना चाहिए। हाँ, कहना है कि हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं उसमें की हैं, ठीक है, कि भाई बहुत जगह क्या है कि मेडिकल कॉलेज खुले हैं, अस्पतालों का निर्माण हुआ है, सरकार द्वारा कुछ सरकारी प्राइवेट सब कुछ खुले हैं, उसमें सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी वहाँ पे क्या है, एक बड़े मात्रा में सरकार को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है। तो अगर उसके स्वास्थ्य के लिए कहेंगे तो शहरी अस्पतालों पे एक तो बोझ भी कम होगा, मतलब जनसंख्या का, और प्लस उनको उतना, क्योंकि ट्रेवल का किराया, एक तो स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चे हैं, ट्रेवल किराया, रहने का, और उसमें आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो गाँव के स्तर पर करें, सरकार ने अनेक प्रकार अस्पतालों की व्यवस्था की है। भारत में ऐसे अस्पताल तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या अधिक है, जो कि स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे एनजीओ के द्वारा अस्पताल चलाए जा रहे हैं, और बहुत सारे निजी क्षेत्रों के द्वारा, सरकारी क्षेत्रों। लेकिन कह रहे हैं कि सरकार को क्या है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, तकनीकी उनको सहायता देनी चाहिए। अब जैसे आप इसमें करेंगे टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया है, वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट कि भाई अगर गांव के दूर दराज क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उनको क्या है कि एक टेली मतलब स्क्रीन से क्या होंगे, उनको कनेक्ट करके शहरी या बड़े डॉक्टरों को उनसे कंसल्ट करा के उनके दवाई या फिर जो भी चिकित्साएं परामर्श है उनको दिलाया जा सकता है। तो एक ये भी पहल है जो कि कह सकते हैं कि अच्छी पहल है। तो इन सब की और भी ज़रूरत है। इन्होंने डाटा दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2000 तक 91 से इतने सुधार हुए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र, अब कह रहे हैं हाल के समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अधिक सफल नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि इतना मतलब कि सफल है, लेकिन अभी उतना नहीं हो पाया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भाई निजी क्षेत्र क्या है कि हमारे यहाँ लगभग 70-80% निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ी है। लेकिन अब निजी क्षेत्र में बढ़ी है तो उनके क्या नाम है, फीस और पैसे वो काफ़ी लगते हैं। तो उसमें क्या है, सरकार को उनके ऊपर एक नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो आयुष्मान कार्ड है उसमें इन्होंने निजी क्षेत्र के मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं वो भी कवर होते हैं, लेकिन उनका बिल इतना ज़्यादा आता है, प्लस सुविधाएं बेहतर देते हैं तो पैसे बहुत लेते हैं। तो सरकार को क्या चाहिए, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन क्या है कि उनके ऊपर थोड़ी सी प्रतिबंध भी, या कह सकते हैं थोड़ा सा नियंत्रण भी लगाना चाहिए कि वो मनमानी तरीके से चीज़ों को वसूल ना कर सके, ठीक है। अब देखिए जो स्वास्थ्य के 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो आयुष्मान जो है कार्ड जारी होता है ना, वो मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किस किस सेक्टर की बीमारियों के लिए या इलाज पे लागू होता है आयुष्मान कार्ड। ये आपको होमवर्क है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इससे। अब देखिए इन्होंने एक वही दिया है कि भाई स्वास्थ्य, आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्वास्थ्य की स्थिति होती है, हालांकि बेहतर हुई है थोड़ा सा। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा है कि आज भी देखेंगे कि गांव में कुछ लोग होते हैं जो एनजीओ टाइप के काम करते हैं, लेके जाते हैं। प्लस आपने एक आशा दीदी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है। प्लस महिलाओं को जो प्रसव सुविधाएं इन सब पे के लिए अभी उतनी व्यवस्था नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज मतलब कि बिना अस्पताल के बहुत जगह जो है क्या होती है कि अस्पताल सुविधाएं ना होने तो आशा दीदी या फिर जो महिलाएं होती हैं वो प्रसव कार्य पूरा कराती हैं। तो जिससे क्या होता है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर बढ़ने की एक बहुत बड़ी समस्या है या संभावना रहती है। तो इन सबको दूर करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। यहाँ पे एक स्टोरी उसी के थ्रू शेयर करके बताई गई। अब देखिए चिकित्सा पर्यटन एक महान अवसर। आप देखे होंगे कि भारत में क्या है ना कि स्पेशली आप देखेंगे तो हमारे आसपास जो पड़ोसी कंट्री हैं, ठीक है, हालांकि बाहर भी आप बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वहाँ से भी लोग हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं। साथ में हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में आप देखेंगे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ से भी लोग क्या आते हैं हमारे यहाँ जो है चिकित्सा पर्यटन, मतलब कि अगर उनको कोई बीमारी है जैसे आँख हो गया, बॉडी से संबंधित लंग्स इन सब पे, तो क्या हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन टू अदर कंट्री हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हैं, प्लस हमारे यहाँ एक क्वालिफाइड डॉक्टर और सुविधाएं बेहतर हैं, और क्या है क्वालिटी बेहतर है और पैसे कम है। तो लोग यहाँ पे चिकित्सा पर्यटन बोलते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने और यहाँ पे वो लाभ लेते हैं उसका। तो एक ये भी इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि भाई वही है कि भारत में निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बड़े विनियमन के विकसित हुआ है कि निजी क्षेत्र चिकित्सकों का पंजीकरण नहीं हुआ है और उन्हें फर्जी चिकित्सा कहते हैं। अब जैसे
एक ये भी समस्याएं हैं कि भाई फर्जी, जो नहीं कहते कि फर्जी चिकित्सा, मतलब कि आपने सुना होगा कि बहुत जगह क्या कहते हैं, इसे झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, कि भाई जिसके पास डिग्री नहीं होती लेकिन वो इलाज करता है, तो वो भी एक समस्याएं हैं, ठीक है। अब प्लस जैसे कि अब साथ में क्या कर, वही एनजीओ है कि बहुत जगह एनजीओ के थ्रू भी अच्छे इलाज हो रहे हैं, ठीक है। एनजीओ की कुछ लोगों ने मिलके, अब जैसे कि गांव में क्या है कि बहुत दूर दराज के एरिया, तो कुछ लोगों ने एनजीओ खोल लिया, तो किसी को बीमारी हो रही है, प्रसव संबंधित समस्याएं या बच्चे की समस्याएं, तो क्या एनजीओ में प्राथमिक जो है वो कुछ प्राथमिक इलाज करके प्लस वो अपने थ्रू लेके जाते हैं बड़े चिकित्सा या अस्पतालों में दिखा के इलाज करवाते हैं। तो ये सब संबंधित जो है। लेकिन एनजीओ संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे अहमदाबाद में एक सेवा है, वो क्या करती है, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे हैं कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, या फिर कह सकते हैं जो ऐसे कि घूम टहल रहे हैं, तो उनके भी क्या करती, इलाज संबंधित, देखभाल संबंधित सुविधाएं करती हैं। एक तो जो क्या होता है, जो गरीब हैं, ठीक है, जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उनको ले जाके उनको रिहेबिलिटेट करके और उनसे सुविधाएं करती हैं। तो आपको ऐसे कुछ लेटेस्ट जो पेपर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में आपको लेटेस्ट कोई एग्जाम्पल मिलेंगे तो आपको उसको कोट करना होगा यहाँ पे। अब देखिए ये शिशु दर, मातृ मृत्यु दर के आप ये 2001 वेक के आंकड़े, ठीक है, तो इसमें 2005 के हैं, तो लेटेस्ट जो अभी आया होगा शायद 2001-10 में भी आया, हाँ 2010 में संबंधित डाटा आया, तो आप उसको यहाँ उसको मेंशन करना होगा। देखिए डाटा वाटा ये जो संबंधित समस्या है ना, इसके लिए हमारी एक अभी रैपिड रिवीजन करके सीरीज आएगी, उसमें हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है प्लस जो फैक्चुअल है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते, ठीक है, उसको हम लोग बहुत ही कम, मतलब कोशिश रहेगी कि 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक आपको फिनिश करके दे दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, और भी जो हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि ये ख़त्म होने के बाद हम लोग आप देखे होंगे एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। क्विक रिवीजन में सीरीज में क्या है कि आपको पीटी के लिहाज से, ठीक है, अब उसमें हर चीज़ कवर कराएगी, जैसे इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक आएगा, उसमें भी आपको एडवांस लेवल की बताई जाएगी, जो पीटी में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। अभी उसमें क्या चला, अभी उसमें देखिए पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अगर आपने उसको कवर किया तो फिर पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें समस्या नहीं आएगी, तो देखते रहिए। अब कहना है कि देखिए चिकित्सा की भारतीय प्रणाली, ठीक है, अब देखेंगे भारत में क्या है कि चिकित्सा में भारतीय प्रणाली 6 व्यवस्थाएं हैं। पहला आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। इनमें अंग्रेजी नामों के अनुसार भारतीय प्रणाली को क्या कहते हैं, आयुष कहते हैं। आयुष में क्या है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक और होम्योपैथिक। अब देखिए यहाँ पे ये दिए वर्तमान में, मतलब पुराना डाटा आपको नया मेंशन करना होगा कि इतने अस्पताल हैं, इतने दवाखाने हैं, ये सब, ठीक है। अब क्या है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित मूल्यांकन करना संरचनाओं का। अब देखिए हम लोगों को पहले भी देखा था कि किसी चीज़ का मूल्यांकन कैसे करेंगे, किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने का तरीका क्या होगा कि देखेंगे भाई उस देश में, ठीक है, मातृ मृत्यु दर की क्या रेट है, शिशु मृत्यु दर की क्या रेट है, ठीक है, प्लस आप देखेंगे कि लिंगानुपात जो होता है, सेक्स रेशियो से संबंधित कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्रों में रह रही, कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य संबंधित कितनी जो है कि क्या नाम है, विभिन्न बीमारियों से कितनी प्रतिशत जनसंख्या पीड़ित है, उसमें जो डाटा आता रहता है ना, स्वास्थ्य मृत्यु दर, इन्फर्टिलिटी रेट और इन सब पे, और प्लस वो जो भूख, ये सब आप लिंक करके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो यहाँ पे ये डाटा दिया गया है ना, देखिए शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से नीचे मृत्यु दर, प्रशिक्षित परिचय, पूर्णतः परिचय, सकल घरेलू में स्वास्थ्य पर व्यय कितना हो रहा है, स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी कितनी है, स्वास्थ्य, इससे क्या होता है पूरा, ये किसी भी देश का क्या होता है, स्वास्थ्य का डाटा है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं, या फिर वो कितना तरीके से विकसित हो पा रहा है, प्लस ये सब देख पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने ना कि भाई बेड की सुविधाएं कितनी है, प्रति जनसंख्या पे कितने डॉक्टर होने चाहिए और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो इन सब पे क्या होगा, इन सब से चीज़ें क्या होंगी, किसी देश की स्वास्थ्य की संरचना की स्थिति पता चलती है, ठीक है। प्लस सब जैसे कि हमने देखा होगा कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कि कहा तक भाई इससे पीड़ित सबसे 17% जनसंख्या, 20% इंडिया में रहती है, या फिर साउथ एशिया में रहती है, तो उससे भी एक मोटा माटी स्वास्थ्य का एक क्या होता है, आंकड़ा पता चलता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। प्लस देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप भारत में लगभग 60 से 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो ग्रामीण में क्या है, केवल अगर शहरी के कंपैरिजन में ऐसे मोटा माटी डाटा समझिए, इसमें पुराना दिया है कि
शहर के कंपैरिजन बहुत कम मात्रा में वहाँ अस्पताल हैं। गांव क्षेत्र में क्या होता है, आपने देखा होगा, जो गाँव क्षेत्र से लोग सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर होते हैं, ठीक है, चिकित्सा संबंधी जो दवाइयाँ उनको बेचने के लिए बस अथोराइज होते हैं, उन्हीं को आप बताएंगे ये समस्या, वो अपने अनुसार ही दवाइयाँ देते हैं। मतलब डॉक्टर का वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में होता है कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोग डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ही जाके सीधे डायरेक्ट दवा लेके आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि डॉक्टर प्लस अस्पताल इन सब की समस्याएँ हैं, ठीक है। प्लस वही है कि बेड की जो अभी लेटेस्ट डाटा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ बेड की उपलब्धता कम है, ठीक है। प्लस सुविधाएं जो बेसिक होती हैं कि भाई उचित मात्रा, अब जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, जो नॉर्थ इंडिया के जो पिछड़े थोड़े से राज्य हैं, ठीक है, कंपेरिजन उसमें स्वास्थ्य के अनुसार या कैसा है चिकित्सा क्षेत्र में आपने बहुत बार सुना होगा कि हाँ डॉक्टर क्या कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, उस टाइम विद्युत चली गई, बिजली चली गई। तो ये सब संबंधित जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस सुविधाएं उपलब्ध करवाना, कि बहुत प्रकार से बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसके लिए उचित मशीन या डॉक्टरी परामर्श गांव क्षेत्र में नहीं उपलब्ध होता, तो लोग शहरों की तरफ आते हैं। अब महिलाओं कह रहे कि महिला स्वास्थ्य में भारत में जनसंख्या की लगभग आधा % महिलाएँ हैं, ठीक है। पुरुषों की तुलना में उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ठीक है, महिलाओं से संबंधित जो ये समस्याएं हैं, अब जैसे हम लोगों ने क्या हुआ कि भ्रूण हत्या बढ़ रही है, शिशु मतलब सेक्स रेशियो जो है कम होता जा रहा है, तो ये सब क्या है महिलाओं संबंधित समस्याएँ। प्लस मातृ मृत्यु दर, ठीक है, इन सब में क्योंकि महिलाओं को अगर देखा जाए तो जितनी सुविधाएं पुरुष के पास है, महिलाओं के क्षेत्र में अभी और भी सरकार को कंपैरिजन टू शहरी क्षेत्र के कंपैरिजन में गांव क्षेत्र में पूरा डेवलप करने की ज़रूरत है। प्लस पुरुषों के कंपैरिजन महिला चिकित्सा में ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। बात ये हो रही है, वही है कि भाई अब जैसे कि कोई भी महिलाओं से बीमारियाँ उचित इलाज न होने पर क्या होता है, महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ रही, गर्भापात समस्याएँ संबंधित बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं में बुनियादी मानवाधिकार, अब वही ये बेसिक चीज़ें जो हैं वहाँ पे काफ़ी कम है। बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सकती है यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य विकेंद्रित हो, रोगों से दीर्घकालिक संघर्ष में सफल शिक्षा, कार्यकुशलता, स्वास्थ्य, तो इन सबको क्या करना कि बेसिकली ये करें भाई स्वास्थ्य संबंधित शिक्षाएं देना, लोगों को जागरूक करना, प्लस लोगों को क्या है ना जागरूकता पैदा करना, साफ़ सफाई संबंधित जो बेसिक इलाज की भाई कि आप बीमारी वाले क्षेत्र में घुसे ही मत, इन द सेंस कि आप पहले ही से ही स्वच्छता बनाए रखें, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि भाई बेहतर पोषण संबंधी सुविधाएं हो सकें और उचित चिकित्सा परामर्श संबंधी जो सुविधाएं दी गई सरकार की तरफ से सबके पास वो जागरूकता हो कि हाँ अच्छा ये सुविधाएं ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। टेलीमेडिसिन संबंधी जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर तरीके से पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर देखिए निष्कर्ष देखेंगे कह रहे हैं कि भाई एक देश के विकास में सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की आधारित संरचनाएं होना अनिवार्य है, ठीक है। उत्पादन के कारणों की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए ये सभी एक सहयोगी रूप है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी संरचनाएं करें जरूरी है। स्वतंत्रता के पिछले 6 दशकों में भारत ने कह रहे हैं कि आधारित संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में चिकित्सा इन सब में भारत ने अभी बहुत बेहतर तरीके से प्रगति की है, लेकिन उनका वितरण असमान है, ठीक है। कि भाई कहीं क्षेत्र में आप देखेंगे कि शहरों में बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में एकदम नहीं हो रहा है, या कुछ एरिया में बहुत हो रहा है और एरिया बच जा रही, तो कहना उनका वितरण असमान है, ठीक है। और ग्रामीण भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी अच्छी जैसे सड़कें नहीं हैं, दूर संचार सुविधाएं हो गई, बिजली, स्कूल, अस्पताल का अभाव है। जैसे जैसे भारत में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है, गुणवत्तापूर्ण आधारित संरचनाओं की मांग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सरकार को ये सब अवेलेबल या सुविधाएं देने की जरूरत है। साथ में इन सब के साथ क्या करना है, आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग सतत पर्यावरण विकास का देखा था कि भाई पर्यावरण का इस प्रकार से यूज़ करना है कि हम भी उसका यूज़ कर सकें, प्लस हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको उसी प्रकार अच्छे स्वस्थ तरीके से यूज़ कर सके। तो इन सब कुछ चीज़ों को देना है बढ़ावा। प्लस निजी क्षेत्र को भी क्या इन्वॉल्व करना है, लेकिन उसमें भी सरकार को निगरानी रखनी पड़ेगी कि निजी क्षेत्र अपना मनमानी न कर सके, ठीक है। सरकार को अभी भी करना क्या होगा कि भाई जो आधारित संरचनाओं को क्या है, सभी आधारित संरचनाओं पर सभी का समान रूप से
पहुंच संभव हो सके, ठीक है, किसी के लिए विशेष सुविधाएं ना हो, सबको समान रूप से चीज़ें अवेलेबल हो सकें, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम लोग बस कुछ ही वीडियो में ये एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग इसका जो एडवांस लेवल है, ठीक है, जैसे क्विक रिवीजन देख रहे हैं हम लोग, उसी टाइप का इकोनॉमिक्स का भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।